हेलो फ्रेंड, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में मोहम्मद गजनवी को देखेंगे, जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और आक्रमण जो महत्वपूर्ण है उसको भी देखेंगे और इनसे जो क्वेश्चन बनता है इनका डिटेल्स हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। इनकी उपाधि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी देखेंगे कि इनकी उपाधि क्या क्या थी। ये गजनी के शासक हैं और 998 ईस्वी में ये गजनी की गद्दी पर बैठे हैं और इनके पिता सुबुक्तगीन थे और उनके ये बड़े पुत्र हैं। महमूद गजनवी की जो उपाधि है वो पहली उपाधि है बुत सिकन। बुत सिकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। ये भारत में आक्रमण करता है तो मूर्ति को तोड़ता है, हिंदू मंदिरों को लूटता है और उसकी मूर्तियों को तोड़ता है, इसीलिए इसको बुत सिकन कहा गया है, मूर्तिक भंजक। दूसरी उपाधि है यामीन उत दौला की। तीसरी उपाधि है यामीन उल मिलाह, यानी इस्लाम का रक्षक। यामीन उल मिलाह का अर्थ होता है इस्लाम का रक्षक। और एक उपाधि है गाजी। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का घातक। काफिरों का घातक, इसको गाजी कहते हैं, काफिरों का घातक। और एक उपाधि है इस्लाम ए आजम या सुल्तान ए आजम। ये इतनी सारी उपाधि है मोहम्मद गजनवी की, और एक उपाधि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद गजनवी पहला मुसलमान शासक था जिसने सुल्तान की पदवी को धारण किया था। इससे पहले कोई भी इस्लाम में कोई ऐसे शासक नहीं हुए जिसने अपने को सुल्तान घोषित किया। मोहम्मद गजनवी ही सबसे पहले अपने को सुल्तान की पदवी धारण किया था। और आप जानते हैं कि मोहम्मद गजनवी का जो भारत पर आक्रमण होता है वो 1000 से 1027 के बीच में 17 आक्रमण होता है। और इतिहासकारों में मतभेद है कि वाकई में 17 आक्रमण हुए कि नहीं हुए, लेकिन बहुत सारा इतिहासकार इस मत को मानते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है हेनरी इलियट। हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और अधिकांश इतिहासकार मोहम्मद हेनरी इलियट के साथ हैं। वो इस मत से भी सहमत है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। भारत पर आक्रमण का जो कारण था, उसने क्यों आक्रमण किया, तो सबसे पहला जो मुख्य कारण था वो था धन की प्राप्ति। यानी भारत, आप जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, तो यहाँ काफ़ी धन संपदा था। और उस समय जो मंदिर होते थे उनके पास काफ़ी सबसे ज़्यादा पैसा और संपत्ति, सोना चांदी, ये मंदिर के पास होता था। यही कारण है कि जितने भी इस्लाम आक्रमण हुआ, तुर्क आक्रमण हुआ, उन्होंने मंदिर को लूटा। तो मुख्य कारण था धन की प्राप्ति। अन्य कारण में था यश की प्राप्ति। वो सोच रहा था कि हम भारत में जाएंगे और लूटेंगे तो इस्लाम जगत में मेरा यश होगा। तीसरा एक कारण था हाथियों की प्राप्ति। आप जानते हैं गजनी जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, वहाँ हाथियों की उपलब्धता नहीं थी, और हाथी प्राप्ति के लिए वो भी आक्रमण करता है भारत पर। सॉरी। और एक अन्य कारण है इस्लाम का प्रचार। वो इस्लाम का प्रचार भी करना चाहता है। इन सभी कारणों से वो भारत पर आक्रमण करता है। और जितने भी भारत पर आक्रमण हो रहे हैं वो उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र से होते हैं। उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र से भारत पर जितने भी आक्रमण होते हैं, और ये सब खैबर दर्रे से होते रहे हैं। भारत में खैबर दर्रे से भारत पर आक्रमण हो रहे हैं। सभी लोग वहीं से प्रवेश करता है भारत में, उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र से। और मोहम्मद गजनवी का जो पहला आक्रमण होगा वो 1000 में होगा, और ये आक्रमण सीमावर्ती हिंदुशाही वंश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर ये आक्रमण करता है, और फिर लूटपाट के ये गजनी वापस लौट जाता है। इस आक्रमण में विशेष कुछ है नहीं, और यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। दूसरा जो आक्रमण करता है वो 1001 में हिंदुशाही शासक जयपाल पर आक्रमण करता है, और जयपाल को वो परास्त कर देता है पेशावर के निकट। और जयपाल के साथ एक संधि करता है,
और जो अपमानजनक संधि है, इसी कारण जयपाल ने आत्महत्या कर लेता है। और इसके बाद जयपाल के बेटे जो आनंदपाल है वो यहाँ का शासक बनता है, जो जयपाल का पुत्र है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो आक्रमण है वो है 1005 में। हम लोग सभी 27 आक्रमण को नहीं देखेंगे क्योंकि वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है उस आक्रमण को हम लोग देखेंगे। और 1005 में जो मुल्तान पर आक्रमण करता है, ये आक्रमण बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस समय मुल्तान का जो शासक है वो फतेह दाऊद है, जो करमपंथी संप्रदाय का है। और मुल्तान पर गजनवी का अधिकार हो जाता है। ये फतेह दाऊद आत्मसमर्पण कर देता है और इस प्रकार मुल्तान पर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हो जाता है, अधिकार हो जाता है। और जब वो वहाँ से वापस जाता है तो आनंदपाल जो जयपाल का बेटा है, उसका एक बेटा है सुखपाल, और सुखपाल को यहाँ का वो सूबेदार नियुक्त कर देता है, यहाँ का शासक बना देता है और उसको नौसा शाह की उपाधि देता है गजनवी। और वो नौसा शाह के नाम से भी जाना जाता है, इसकी उपाधि है नौसा शाह की। और इसको मुल्तान का वो शासक बना देता है। लेकिन होता क्या है कि और ये नौसा शाह है, ये जब सुखपाल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है तो इसको नौसा शाह की उपाधि देता है। लेकिन जैसे मोहम्मद गजनवी वो गजनी पहुंच जाता है, तब नौसा शाह जो है यानी सुखपाल वो फिर इस्लाम धर्म को त्याग करके हिंदू धर्म को अपना लेता है। और इस बात कि जैसे उसको खबर होती है मोहम्मद गजनवी का, तो कुछ दिन में 1008 ईस्वी में फिर वो मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान पर अधिकार कर लेता है। और 1008 में वो दोबारा मुल्तान पर आक्रमण करता है और इसको बंदी बना लेता है, नौसा शाह को। उसके बाद जो उसका आक्रमण होता है 1014 में थानेश्वर पर आक्रमण करता है और चक्रस्वामी जो मंदिर है उसको लूट लेता है। उसके बाद 1018 में कनौज पर आक्रमण करता है। ये आक्रमण उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। 1019 में हिंदुशाही राजा त्रिलोचन पाल को हराता है। और फिर 1021-22 में ग्वालियर के राजा कृतिराज को संधि करने के लिए विवश कर देता है। उसका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण होता है और एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो इसका जो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है। ये 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर वो आक्रमण करता है। ये सोमनाथ गुजरात में है और ये शिव मंदिर है। सोमनाथ शिव मंदिर है और गुजरात में है। उस समय यहाँ के जो शासक हैं वो भीम प्रथम है और ये भीम प्रथम हार जाते हैं। और यहाँ से मोहम्मद गजनवी को सबसे ज़्यादा संपत्ति, अकूत संपत्ति को प्राप्त करता है। और इतना कि वो बहुत ऊंट और घोड़े पर सोने और चांदी को बोरा में कस के लाद कर लेके जाता है। जो वापस लौट रहा है, सिंध के रेगिस्तान से लौटता है, तो जाटों ने उस पर आक्रमण कर देता है। ये जाट लोग, ये भी एक लड़ाकू लोग हैं जाट। और ये लोग और खोखर लोग भी आक्रमण करता है, लेकिन जाट सबसे ज़्यादा उसको परेशान करते हैं। इसीलिए वो अंतिम जो आक्रमण करेगा ना, वो जाटों और खोखरों को दंड देने के लिए 1027 में उसका अंतिम आक्रमण होगा। वो ये लोग को दंड देने के लिए जो 17वां आक्रमण है ना, वो अंतिम आक्रमण है। वो जाटों के खिलाफ इसलिए करता है कि ये लोग जब वो संपत्ति सोना चांदी लेके जा रहा था तो रास्ते में लोगों को परेशान किए थे। यही कारण है कि वो अंतिम आक्रमण इन लोग को दंड देने के लिए करेगा। और आप 1030 में गजनी में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी सेना में हिंदू, अरब, तुर्क, अफगान, इसके सेना में सभी लोग थे। और ये मोहम्मद गजनवी जो था वो विद्वानों को संरक्षण देता था। इसके समय में बहुत विद्वान थे जो इसके शासन और इसके साथ साथ भारत पर भी ये विद्वान आए थे। पहला नाम जिसमें प्रसिद्ध है अलबरूनी, उत्वी, बैहाकी, फिरदौसी, फराबी, फरूखी इत्यादि सारे विद्वान इसके ही संरक्षण में काम करते थे। और अलबरूनी जो इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अलबरूनी जो राज्य ज्योतिष के पद पर था इसके यहाँ।
और इसका जन्म रीवा में हुआ था, खीवा में, जो जिसका प्राचीन नाम ख्वारिज्म था। ख्वारिज्म में इसका जन्म हुआ था। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो ये था अलबरूनी। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी था। और इसका जो पुस्तक है किताब उल हिंद, जिसको तहकीकात हिंद भी कहा जाता है, किताब उल हिंद, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किताब उल हिंद ये इसी की पुस्तक है। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ था, किताब उल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद सचाऊ किया है। सचाऊ ने किताब उल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया है। और इसका हिंदी अनुवाद किए हैं वो है रजनीकांत शर्मा। रजनीकांत शर्मा ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। रजनीकांत शर्मा इसका हिंदी अनुवाद किया है। और जो सचाऊ अंग्रेजी अनुवाद किया है उसका नाम है अलबरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन। ये अंग्रेजी में ये किताब उल हिंद का नाम है। रजनीकांत शर्मा ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। और इसने किताब उल हिंद में भारत के तालाबों और जल संग्रहण की ये प्रशंसा करता है अलबरूनी। दूसरा इम्पोर्टेंट जो विद्वान इसका है वो है फिरदौसी। फिरदौसी इसका दूसरा इम्पोर्टेंट विद्वान है जो इसके ही शासनकाल में है। और इसकी जो रचना है शाहनामा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिरदौसी की रचना शाहनामा है और ये फारसी भाषा में है। और फिरदौसी कभी भारत नहीं आया, लेकिन उसने भारत के बारे में शाहनामा में वर्णन किया है। वो भारत आता नहीं है, लेकिन वो भारत के बारे में बहुत चीज़ सुन रखा है। और ये शाहनामा है, ये पहली पुस्तक है जो फारसी भाषा में लिखी गई है। यानी फारसी भाषा का जो नींव रखने वाला है वो है फिरदौसी। फिरदौसी ने इस पुस्तक के माध्यम से फारसी में पहली ये पुस्तक थी, फारसी भाषा के नींव डाली। और इसका भी ये हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। और कहा जाता है कि ये पुस्तक लिखने के लिए उसने 60,000 स्वर्ण मुद्रा कहा था मोहम्मद गजनवी को देने के लिए। लेकिन जब ये पुस्तक लिख दी गई तो उन्होंने चांदी के इतने सिक्के भिजवाए, जिसको फिरदौसी इनकार कर दिया लेने से और हमेशा के लिए गजनी को त्याग दिया। और जब फाइनली उसको इतना मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा मोहम्मद गजनवी उसको भेजा, लेकिन उस समय भेजा जब उनकी मृत्यु हो गई थी और उसकी लाश को लोग दफनाने के लिए ले जा रहे थे। उसी समय वो उसका पैसा लेके दूध पहुंचा था, यह फिरदौसी। और इसको ही पूर्व का होमर कहा जाता है। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद एक विद्वान है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है बैहाकी। बैहाकी ये पहला तुर्क है। ये मतलब कि ऐसा बैहाकी विद्वान है जो तुर्क चित्रकला को पहली बार बताता है। बैहाकी ही बताता है। और इसको पूर्व का पेप्स भी कहा जाता है, पूर्व का पेप्स या पैपिये। और ये पूर्व का पेप्स इसको लेनपुन कहता है। लेनपुन ने इसको पूर्व का पेप्स कहा है। ये लेनपुन इसको पूर्व का पेप्स कहा है। और जो इसकी पुस्तक है वो पुस्तक है तारीख ए बैहाकी और तारीख ए सुबुतगीन। ये दो इम्पोर्टेंट पुस्तक है बैहाकी की। उत्बी भी है, इसी के दरबार में उत्बी रहता है। और मोहम्मद गजनवी जो यहाँ से पैसा लूट के ले गया, वो इतना यहाँ से धन संपत्ति लूट के ले गया, तो वो सबसे पहले वहाँ गजनी में भव्य इमारत बनवाया, नहरों का विकास कराया, वहाँ एक विश्वविद्यालय भी बनाया, एक पुस्तकालय बनाया, अजायब घर बनाया। ये सब उन्होंने गजनी में काम किया। उसके बाद उसने नवार नदी पर एक पुल का निर्माण किया, जिसको बाढ़ ए सुल्तान नामक उस पर बांध भी बनवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो पैसे भारत से लूट के ले गया उसने ये काम किया। उसके बाद उसने एक चांदी का सिक्का चलाया जो दोनों तरफ दो भाषा था, एक तरफ उसमें अरबी लिखी थी और दूसरी तरफ वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। एक चांदी का सिक्का चलाया। बस इतना ही मोहम्मद गजनवी से इम्पोर्टेंट जानकारी है। ओके फ्रेंड, फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, किसी नेक्स्ट शासक को देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए ओके बाय।